हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 के अंतर्गत पूछे जाएंगे किस प्रकार के प्रश्न, और आज वही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में रीजनिंग के हमने 2020 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब 11 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सब टाइप के क्वेश्चन से आपका पेपर पैटर्न आपको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में, यानी कि अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में। ठीक है, तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर तुरंत देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक, आप लोग उस पर टाइप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 125 तक। ठीक है, ठीक है, और यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे मिस नहीं करिएगा। यदि मिस कर जाएंगे तो बहुत ही आप पीछे छूट जाएंगे, इसलिए लेक्चर को पूरा देखिएगा और कंसेप्ट को समझिएगा। और जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा उसे यदि आपको आता है तो उसे वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके खुद ट्राई करिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, ठीक है, जैसा कि हमने 101 क्वेश्चन सॉल्व किया था, 102 क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसी तरह तक हमने 110 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 111 से। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर क्या है क्वेश्चन में, 5 आदमी ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं, मतलब एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो पहला पढ़ता है वह इसे सी को देता है। ठीक है, और जो अंतिम पढ़ता है उसने ए ई से लिया था। पढ़ने वाला या आखिरी नहीं था। ठीक है, पढ़ने वाला पहला या आखिरी नहीं था। बी और ए के बीच दो पाठक थे, पाठक मीन्स पढ़ने वाले। आखिरी बार अखबार कौन पढ़ता है? ऑप्शन ए दिया है ए, ऑप्शन बी दिया है बी, ऑप्शन सी दिया है सी, एंड ऑप्शन डी दिया है डी। इसको इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। 5 men A, B, C and D and E read a newspaper. The one who reads first give it to C. The one who reads last had taken from A. E was not the first or last to the read. There were 2 readers between B and A who read the newspaper last. Option A is given A, and option B is given B, and option C is given option C, and option D is given D. चलिए आप लोग ट्राई करिए, उसके बाद मैं इसको आपको बताता हूं। आपको देता हूं 10 सेकेंड। चलिए अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देने वाली बात है भैया, यहां पर एकदम गौर करिए। देखिए यहां पर कितने आदमी हैं? 5 आदमी हैं। तो ठीक है, मैं सबसे पहले यहां पर 5 तक काउंटिंग करता हूं। 1 2 3 4, 5 आदमी हो गए। ठीक है, ये 5 आदमी हो गए। 1 आदमी हुआ, 2 आदमी हुआ, 3 आदमी हुआ, 4 आदमी हुआ, ये 5 आदमी हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, 5 आदमी ए बी सी डी और ई एक अखबार को पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहले पढ़ता है वह इसे सी को देता है। जो पहले पढ़ लेता है वह सी को दे देता है। मतलब सी कौन से पोजीशन पे आ जाएगा भाई? दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अभी पहले पोजीशन पे नहीं मालूम चल रहा है कि कौन है, यहां पर कौन लेटर आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट
अगला टर्म पढ़ते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं तो मालूम चल जाएगा एकदम क्लियर। ठीक है, जो अंतिम पढ़ता है उसने ए ई से लिया था। जो अंतिम पढ़ता है उसने ए ई से लिया था। ठीक है, मतलब ए क्या किया था, ई से ले लिया था, जो अंतिम पढ़ता है सी के बाद। ठीक है, यानी कि यहां पर भाई साहब ई होंगे तभी तो ए लेंगे ई से। ओके, चलिए ठीक है, अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। लिया था, पढ़ने वाला पहला या आखिरी नहीं था, तो यहां पर पहला आखिरी तो है नहीं। ठीक है, अब क्या है, बी और ए के बीच दो पाठक हैं, दो पाठक थे बी और ए के बीच, तो ए यहां पर है, बी यहां पर तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में तो दो पाठक तो नहीं आएंगे, तो यानी कि यहां पर भाई साहब बी आएंगे। ठीक है, बी और ए के बीच दो पाठक हैं, सी और ई। ठीक है, तो हमारा लास्ट वाला टर्म क्या बच जाएगा, यहां पर देखिए कौन कौन सा वर्ड यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, बी सी ई, लेकिन डी हमारा यूज नहीं हुआ है। यानी कि आखिरी बार कौन अखबार पढ़ता है, तो आखिरी बार डी भाई साहब अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, एकदम समझ में आया, क्लियर है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है, देखिए 5 आदमी हैं जो कि पांचों लोग एक ही अखबार है, उन पांचों लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जो पहले अखबार पढ़ता है वह सी को दे देता है, मतलब सी कौन से पोजीशन पे आएगा, दूसरे पोजीशन पे, लेकिन अभी पहले वाला का नाम मालूम नहीं है कि वह ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है, लेकिन हमें तो सी का मालूम है, सी कौन से पोजीशन पे आएगा, दूसरे पोजीशन पे। ठीक है, अब उसके बाद जो बोला था, जो अंतिम पढ़ता है उसने ए ई से लिया था, पढ़ने वाला पहला या आखिरी नहीं था। ठीक है, जो पहले पढ़ने वाला था वो पहला भी नहीं था और आखिरी भी नहीं था। ठीक है, जो पहले पढ़ रहा था, जो पढ़ने वाला था वो पहला भी नहीं रहेगा और ना ही आखिरी रहेगा, मतलब अब इन्हीं तीसरे चौथे पोजीशन में वो एडजस्ट होंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ए ई से लिया था, ए ई से लिया था, मतलब ई तीसरे पोजीशन पे आएगा तभी तो ए लेगा ई से, तो यानी कि ए चौथे पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो बोल रहा है, बी और ए के बीच दो पाठक हैं, बी और ए के बीच दो पाठक हैं, मतलब ए और बी के बीच कितने पाठक हो गए, दो पाठक, सी पाठक हो गए और ई पाठक हो गए, तो लास्ट वाला हमारा लेटर जो बचेगा वो डी ही तो होगा, इसलिए डी लास्ट में पढ़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 112। उस विकल्प को चुनिए जिसका 16 से वही संबंध है जो 12 का 168 से संबंध है। चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशनशिप टू 16 एज 12 हैज विथ। ठीक है, ओके, चलिए मैं क्वेश्चंस को लिख लेता हूं। 12:168 प्रोपोर्शनलिटी 16 क्या नंबर आएगा। ठीक है, 12 संबंधे 168, ठीक है, समानुपाते 16 संबंधे क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो हमें देखिए यहां पर एक रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। आखिर हमें ये ढूंढना होगा इसमें कि यहां पर क्या किया जा रहा है कि 168 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसा करिए आप ना, 168 में 12 से भाग दीजिए, 168 में आप 12 से भाग दीजिए। ठीक है, यानी कि एक बार गया, ठीक, यानी कि यहां बचा 4, यहां पर बचा 8, यानी कि फिर कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी कि 14। यानी कि ऐसा यहां पर किया जा रहा है, यहां पर कितने का मल्टीप्लाई किया जा रहा है भाई साहब,
14 का मल्टीप्लाई कर रहा है तभी तो 168 आ रहा है। तो अब जो यहां पर जो किया जा रहा है प्रोसेस, यहां पर जो गुणा किया जा रहा है वही अब यहां पर भी गुणा किया जाएगा उसी नंबर से। तो यहां पर भी क्या करेंगे आप, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप 16 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 224। आप लोग गुणा कर देख लेंगे। ठीक है, 224 आएगा। जब 16 और 14 को आप गुणा करेंगे तो 224 आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया, आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113। यदि आप पारदर्शी कागज को चित्र x बिंदु वाले रेखा के अनुदिश मोड़े तो आपको कौन सी वैकल्पिक आकृति प्राप्त होगी? If you fold the transparent paper along the dotted line figure x, which alternative figure would you get? मतलब जो ये आपका फिगर दिया हुआ है, ये जो डॉटेड यहां पर प्रेजेंट किए गए हैं डॉटेड वाले लाइन, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूं, उसके बाद और आसानी होगा समझने में आपको। ठीक है, ले लेता हूं, लो। ठीक, ये जो आपको डॉटेड लाइन दी गई है, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, फिगर बना लेता हूं इसी को। ठीक है, फिगर इसमें बना लेता हूं और आसानी होगा समझने में। ठीक है, यहां पर भाई साहब ने डॉटेड लाइन किए हैं, ठीक, और एक स्क्वायर लिखे हैं, एक वर्ग है, फिर एक वर्ग के अंदर एक और वर्ग है, और उन्होंने एक बिंदु से लेकर उसे एक रेखा खींची है जो कि इससे मिलाती है। अब जो रेखा लिखा गया, जो डॉटेड लिखा गया है, अब इसी को ये भाई साहब इस पे मोड़ दे रहे हैं, मतलब इसको फोल्ड कर दे रहे हैं, इसको फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको फोल्ड करेंगे उन भाई साहब का तो फिगर तब कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, उनका कुछ ऐसा बनेगा फिगर। ठीक है, मैं बताता हूं कैसा बनने वाला है। तब तो उनका फिगर ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, जब ये, अब इसको जब वो लोग मोड़ेंगे, जब यहां पर मोड़ा जाएगा तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा। पहले स्क्वायर बना लेते हैं, एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बना लेते हैं। जब ये मोड़ा जाएगा तब तो ये डायरेक्ट इसी के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये तो लाइन इसी तरह रहेगी, ये लाइन इसी तरह रहेगी और यहां पर डॉटेड आ जाएगा लाइन। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन कौन इसमें मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन डी इसमें मैच कर रहा है, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, फिर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मैं जो सोल्यूशन आपको बता रहा हूं आप उस पर गौर करिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है भैया। यदि रीजनिंग में आप बढ़िया नंबर स्कोर कर लेते हैं ना, तो आपकी मेरिट जो बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। जो आपकी एडमिशन क्राइटेरिया होती है वो मेरिट पे ही बेस्ड होती है, जिसका नंबर अच्छा रहा वो सेलेक्ट सबसे पहले होगा। तो रीजनिंग में आप इतना पकड़ बना लीजिए ना कि आपको इसी तरह डायरेक्ट ये रीजनिंग से ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन रीजनिंग आप बढ़िया करेंगे तब। ठीक है, रीजनिंग आप 25 का 25 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको अच्छा मेरिट बनने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, आपका सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114, यानी कि 114। एक निश्चित कोड DEAF जो कि 3587 लिखा जाता है और फाइल को FILE को 7465 के रूप में लिखा जाता है, तो आइडियल को क्या लिखा जाएगा? इफ इन अ सर्टेन कोड diff is written as 3587 and file is written as 7465, then ideal will be written as, option A is given 43568, option B is given 43586, option C is given 63548 and option D is given 48536। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, चलिए इसको क्वेश्चन को एक बार
लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, आपको आसानी होगा। ठीक है, तो कलर चेंज करते हैं इनका पहले। ठीक है, यानी कि जो डीफ को लिख रहे हैं भाई साहब, DEAF, डीफ को लिख रहे हैं क्या, 3587। ठीक है, उसी प्रकार फाइल को लिख रहे हैं 7465। ठीक है, तो वो भाई साहब पूछ रहे हैं आइडियल को क्या लिखा जाएगा, आइडियल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर गौर करने वाली बात है, DEAFFILE, तो जो इन्हीं वर्डों से मिलकर एक आइडियल का बनाया गया है, आइडियल वर्ड बनाया गया है। मतलब डीफ कौन से, डीफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को दर्शा रहा है। उसी प्रकार ई किसको दर्शा रहा है, 5 को दर्शा रहा है, और ए 8 को दर्शा रहा है, और एफ 7 को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब मान दे दिया है, मैं मान लिख देता हूं, DEAF, डी किसको दर्शा रहा है, 3 को। ठीक है, डी 3 को दर्शा रहा है, और ई 5 को, और ए 8 को दर्शा रहा है, और एफ कितने को दर्शा रहा है, 7 को। उसी प्रकार फाइल किसको दर्शा रहा है, यानी कि एफ किसको दर्शा रहा है, 7 को दर्शा रहा है। ठीक है, और आई किसको दर्शाएगा, 4 को दर्शाएगा, तो आई लिख देते हैं 4। और एल किसको दर्शा रहा है, 6 को दर्शा रहा है, तो एल 6 हो गया। और ई किसको दर्शाएगा, 5 को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब ये इन्हीं के सहायता से आप आइडियल का भी वर्ड, आइडियल का नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई किसको दर्शाएगा, आई यहां पर देखिए आई का मान कितना दिया है, 4 दिया है, यानी कि 4 हो गया। डी का मान कितना दिया है भैया, डी का मान 3 दिया है। ठीक है, और ई का मान कितना दिया हुआ है, ई का मान 5 दिया है, और ए का मान कितना दिया है, 8 दिया है, और एल का मान कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, मतलब आपका 43586, 43586 आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 43586, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 43586। ठीक है, समझ में आया बात आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114। 114 तो कर लिया, अब 115 क्वेश्चन है। ठीक है, वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों की तरह कम से कम हो, प्लास्टिक, ऊन, पेपर, वुड। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप प्लास्टिक, वुड, पेपर एंड वूल। ठीक है, तो जो है देखिए, आपको मैं समय देता हूं 10 सेकेंड, इसके बारे में आप सोचिए कौन सा भिन्न है। ठीक है, कौन सा भिन्न है, ओके, सोचिए जल्दी। तो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर प्लास्टिक होगा। ठीक है, प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि कभी सड़ता नहीं है और न ही कभी गलता है, बस इसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे ऊन है, ये भी सड़ जाएगा, पेपर भी सड़ जाती है, लकड़ियां भी सड़ जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक तो कभी हजारों साल तक पृथ्वी के अंदर दब भी जाएंगी तभी भी ये सड़ती नहीं है भैया। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्लास्टिक वाला, ये भिन्न है सबसे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116। यदि हम दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं तो कौन सा शब्द अंतिम स्थान पर आएगा, सही विकल्प चुनें। इफ वी arrange the given word in the alphabetical order, which word
would come at the last place, choose the correct alternative. Option A is given robber, option B is given random, option C is given restrict and option D is given restaurant. तो देखिए जो आपका ये चारों वर्ड दिए गए हैं रैंडम, रॉबर, रेस्ट्रिक्ट, रेस्टोरेंट, इन्हीं चारों शब्दों में से आपको बैठकी क्रम व्यवस्था बनाना है इनका। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इन्हीं चारों वर्ड को लिख लेते हैं। रॉबर है, ठीक है, रॉबर लिख लिया हमने, रैंडम लिख लिया, ठीक है, रैंडम, ठीक, और उसके बाद रेस्ट्रिक्ट लिख लेते हैं। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है अवरोध पैदा करना या मना करना। रेस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे लिखा जाता है यहां पर जाना सख्त मना है। और रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट के बारे में भी आप लोग जानते हैं, जहां पर आप लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, पार्टियां मनाते हैं, वहां पर रह सकते हैं। ठीक है, एक होटल टाइप का ही होता है समझ लीजिए। और रॉबर का मतलब होता है चोर, और रैंडम का मतलब होता है अनिश्चित होता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया गया है क्वेश्चन क्या, यदि हम दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं तो कौन सा शब्द अंतिम स्थान पर आएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर गौर करिए, फोकस करिए, मैं कैसे बताता हूं आपको और इसको कैसे टैकल करना है आपको। तो देखिए इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो जैसे आर है, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है और यहां पर भी आर है, मतलब चारों में आर तो कॉमन है। ठीक है, तो इसके अब इससे तो हमारा निश्चित नहीं होगा कौन सा सबसे पहले वर्ड आएगा। ठीक है, और यहां पर ओ है, यहां पर ए है, यहां पर ई है और यहां पर ई है, मतलब जो यहां पर ए है ये तो सबसे पहले आ जाएगा, मतलब रैंडम वर्ड सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब उसके बाद गौर करते हैं, यहां पर ओ है, यहां पर ई है और यहां पर भी ई है। ठीक है, अब देखेंगे, अब इन दोनों में हम लोग गौर करेंगे कौन से दूसरे पोजीशन पे आएगा और कौन सा तीसरे पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे अभी। ठीक है, अब यहां पर ई है और यहां पर भी ई है, और यहां पर यस है, यहां पर भी यस है, यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है। ठीक है, और यहां पर आर है और यहां पर यू है। तो आर सबसे पहले आएगा कि यू सबसे पहले आएगा भैया, आर सबसे पहले आएगा, यानी कि ये आपका दूसरे पोजीशन पे हो जाएगा और ये तीसरे पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, ओके, और रॉबर आपका चौथे पोजीशन पे हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपका लास्ट में आएगा, जो लास्ट अंतिम आएगा वो रॉबर होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, रॉबर चौथे पोजीशन पे आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 117। वह विकल्प चुने जो नीचे दिए गए श्रृंखला को जारी रखेगा। नंबर लिख लेते हैं 11, 13, 17, 19, 23 एंड 25। इसके अगली वाली टर्म क्या होंगे। ठीक है, मतलब 11 में क्या हो रहा है भाई, 11 में 2 जुड़ रहा है तभी तो 13 आ रहा है, और 13 में क्या जुड़ रहा है भैया, 13 में +4 हो रहा है तभी तो 17 हो रहा है। ठीक है, फिर 17 में +2 जुड़ रहा है तभी तो 19 हो रहा है, फिर 19 में फिर +4 हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर 23 में कितना जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, मतलब ये यहाँ पर एक
प्रोसेस देख रहे हैं, एक प्रक्रिया देख रहे हैं। यहाँ पे एक बार +2 जोड़ रहा है तो फिर +4 जोड़ रहा है, फिर +2 जोड़ रहा है, फिर +4 जोड़ रहा है, फिर +2 जोड़ रहा है, तो अब अगली वाले टर्म में क्या जुड़ेगा, +4 जुड़ेगा। तो 25 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29। आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 118। सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, जो कि यहां पर एक लिखा गया है BMJ। ठीक है, BMJ से वही संबंध है जो HSY का EPV से संबंध है। ठीक है, मतलब मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, BMJ का संबंध क्या होगा, जो कि EPV का संबंध दिया है HSY से। ठीक है, HSY से। तो देखिए यहां पर अब हमको बताना है यहां पर इसका क्या संबंध होगा। तो जो यहां पर संबंध स्थापित किया जाएगा वही यहां पर भी संबंध स्थापित होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो देखिए ई में क्या जोड़ेंगे तो एच आ जाएगा, ई के बाद FGH यानी कि +3 ऐड हो रहा है तभी तो एच आ रहा है हमारा। उसके बाद P में क्या ऐड होगा तो यस आएगा, PQRS तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, +3 ऐड होगा तभी तो यस आएगा। उसके बाद V वाला देख लेते हैं, तो V के बाद XU है कि V है हमारा, ये V है। ठीक है, तो यहां पर जब जोड़ेंगे तो हमारा Y आ जाएगा +3 करने पे। ठीक है, तो यहां पर तीनों में क्या हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है। तो उसी प्रकार BMJ में भी +3 ऐड करेंगे। ठीक है, +3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो B में +3 ऐड करेंगे कितना जाएगा, B के बाद पढ़िए आप कितना आएगा, B के बाद जब आप लोग पढ़ेंगे B में 3 ऐड करेंगे तो E आएगा। ठीक है, E आ जाएगा। और उसके बाद M में फिर 3 जोड़ेंगे तो आपका P आ जाएगा, और J में फिर से 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा M, यानी कि EPM। ठीक है, ये आपका आंसर होगा EPM। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख फूल, कमल और गुलाब के बीच संबंध को दर्शाता है। Which of the following diagram indicates the best relation between the flower, lotus and rose? देखिए, तो सबसे पहले ये तो फूल हैं, फूल के अंतर्गत ही कमल का फूल आएगा, गुलाब का फूल आएगा। कमल का फूल अलग होता है, गुलाब का फूल अलग होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। फर्स्ट लेक्चर में भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन बना था और सेकंड में भी बना है। तो वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, और आपके पास जो भी रीजनिंग की बुक है उसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और यहाँ पर तो मैं खुद प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। इतना मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग रीजनिंग को इतना आसान से इतना आसान बताऊंगा कि आप लोग रीजनिंग को बहुत ही आसान समझने लगेंगे, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में एग्जाम देते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120। उस विकल्प को चुने जिसका संबंध 11 से वही है जो 49 का 7 से है। ठीक है, देखिए यहां पर 7 का संबंध क्या दिया है, 49 दिया है। उसी प्रकार 11 का क्या संबंध होगा। ठीक है, ग्यारह का क्या संबंध होगा।
ठीक, तो 11 का क्या संबंध होगा ये पूछ रहा है। तो 7 का 49 हो रहा है, मतलब यहाँ पर 7 में 7 का मल्टीप्लाई कर रहा है। जब 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो रहा है, मतलब ये जो नंबर दिया गया है, ये जो नंबर दिया गया है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 11, उसी में 11 से आप मल्टीप्लाई करिए। तो आपका जब 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, 121 आएगा, 121, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं 7 का यहाँ पर वर्ग कर रहा है, उसी प्रकार जो यहाँ पर नंबर दिया गया है इसका भी वर्ग कर रहा है, यानी कि स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 121। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों की तरह कम हो। ठीक है, हरा, गुलाबी, इंडिको, वायलेट। चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। ग्रीन, पिंक, इंडिगो, वायलेट। तो मैं आपको बताता हूं, जैसा कि टोटल 7 ही रंग होते हैं, ठीक है, लेकिन पिंक कलर ये कोई कलर नहीं होती है, गुलाबी ये कोई कलर नहीं होती है भैया। ठीक है, जैसे आप लोग विबग्योर का नाम सुने होंगे, विबग्योर, ठीक है, यानी कि वी का मतलब वो होता है वायलेट, ठीक है, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और आर का मतलब होता है रेड। मतलब मैं लिख देता हूं, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, इंडिगो, ब्लू मतलब नीला, ठीक है, अब बचा ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो मतलब पीला, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, आर का मतलब होता है रेड। ठीक है, रेड, ये हमारी 7 रंग है। ठीक है, लेकिन कोई हमारी गुलाबी कोई रंग नहीं होती। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि रेलवे सिग्नल होता है वो लाल को ही क्यों प्रीफर करता है ज्यादा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा दूरी तक होती है। मतलब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे नीचे की तरफ, वेवलेंथ भी बढ़ती जाएगी। मतलब जो प्रकाश की चलने की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वह बढ़ती है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, जब भी आप लोग दीपावली में देखते होंगे कि वायलेट, इंडिको, ब्लू तक का जो लाइटिंग होता है वो हमारे आंखों को बहुत प्रॉब्लम पहुंचाती है, उस पर देखने का मन नहीं करेगा। ठीक है, वो इरिटेट करता है। ठीक, वेवलेंथ हमेशा बढ़ती है टॉप टू बॉटम। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया, गुलाबी, यानी कि ये पिंक कोई कलर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122। यदि एक्स वाई के पुत्र का भाई है तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है। इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइज सन, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। देखिए, वाई के पुत्र का भाई है, मतलब वाई के लड़के का, वाई के लड़के का, वाई के पुत्र लड़के का, फिर अब ये इनके लड़के हैं, मतलब फिर इसका लड़का,
लड़का का भाई, भाई कौन है, x है, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है x का y से, x का y से किस प्रकार का संबंध है, इनका x का y से किस प्रकार का संबंध है, इनमें क्या संबंध है। देखिए y का लड़का, लड़का का लड़का, जैसे मान लीजिए y के एक लड़के हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये माता जी हैं, ठीक है, ये माता जी के लड़के हैं, ठीक है, और इनका लड़का, अब माता जी के लड़के का लड़का है और इनके लड़के का लड़का जो है वो भाई है, ठीक है, यानी कि यक्स भाई है। तो ये किस प्रकार का संबंध होगा, तो यानी कि ग्रैंड सन, ग्रैंड सन मतलब पोता का संबंध होगा, ठीक है, पोता, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया, सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123। आयत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, M2 लिखा है वो स्क्वायर है मतलब वर्ग है। यदि लंबाई 6 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यानी कि आपका एरिया कितना दिया है, 48 दिया हुआ है, ठीक है, एरिया आपका 48 दिया है और लेंथ आपका कितना दिया है, 6 दिया है, हमको ब्रेथ मालूम करना है। तो क्या होगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 48/6, ठीक है। जब इसको आप लोग कटाएंगे तो 8 टाइम्स में कट जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया, आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं, बस आपको थोड़ा तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। देखिए यहां पर एक मैथ से भी क्वेश्चन पूछ दिया। पुजारी ने भक्त से कहा मंदिर की घंटी नियमित अंतराल पर 45 मिनट के अंतराल पर बजाई जाती है। आखिरी घंटी 5 मिनट पहले बजाई गई थी, अगली घंटी सुबह 7:45 पर बजेगी। पुजारी ने किस समय भक्त को यह जानकारी दी। द प्रीस्ट टोल्ड टू द डिवोट द टेम्पल बेल इज रंग एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 45 मिनट्स। द लास्ट बेल वॉज रंग 5 minutes ago. The next bell is due to the bell rung at 7:45 a.m. At what time did the priest give this information to the devote? 7 a.m., 7:05 a.m., 6:55 a.m., 7:40 a.m. देखिए ये जो क्वेश्चन 2021 में भी यही पूछा गया और 2020 में भी यही पूछा गया था, ठीक है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, पुजारी हैं एक, जो मंदिर की घंटी हर 45 मिनट पे बजती है, हर 45 मिनट के बाद बजती है, लेकिन आखिरी घंटी 5 मिनट पहले बजाई गई थी, ठीक है। आखिरी घंटी पहले 5 मिनट पहले बजाई गई थी, तो अगली घंटी सुबह 7:45 पर बजेगी, मतलब अगली घंटी 7:45 पर बजेगी, मतलब आप यहाँ पर जो क्या कर रहा है 45 मिनट पहले ही बजाई जाती है, यानी कि तो 7:45 पे बजेगी आपकी घंटी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर पूछ रहा है पुजारी ने किस समय भक्त को जानकारी दी थी, तो आप लोग यहाँ से 45 मिनट निकाल लीजिए, यानी कि 7 बजे, लेकिन पुजारी ने क्या बोला था 7 मिनट पहले ही बता दिया था उसको, यानी कि 5 मिनट इसमें ऐड कर देते हैं, तो 7:05 पे पुजारी ने भक्त को बताया था। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया, आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक निश्चित कोड में
MBS को ODU के रूप में कोडित किया जाता है तो BRL को किस रूप में कोडित किया जाएगा, जो कि आपका ये कोडिंग डिकोडिंग से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, इफ इन अ सर्टेन कोड MBS इज कोडेड एज ODU then BRL will be coded as option A is given DTN, option B is given DUN, option C is given CSM and option D is given CTN। ठीक है, यानी कि MBS को कोड कर रहे हैं ODU में, ठीक है। उसी प्रकार BRL को किस प्रकार से कोड किया जाएगा, BRL को किस प्रकार से कोड किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। रिलेशन यहां पर क्या संबंध बैठ सकता है, M का O से, B का D से, C का C है कि यस है भैया, यहाँ पे यस है ना, MBS है, MBS है ना। मैं इसको इरेज करता हूं, MBS है, ठीक है। तो MBS का U से, M का संबंध है O से, B का संबंध है D से, S का संबंध है U से। जो इसका संबंध होगा वही BRL का भी वही संबंध इधर उधर होगा, ठीक है। यानी कि M में कितने ऐड करेंगे तो आ जाएगा, M के बाद NO यानी कि +2 ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद B में क्या ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। S में क्या हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। तो +2 ऐड कब होगा, +2 ऐड हो रहा है तभी तो हमारा U आ रहा है। तो उसी प्रकार B में भी +2 ऐड करिए, ठीक है। उसके बाद R में भी +2 ऐड करिए, उसके बाद L में भी +2 ऐड करिए, ठीक है। तो जब +2 ऐड करेंगे, B में +2 ऐड करेंगे तो आपका आएगा D, और R में +2 ऐड करेंगे ST, यानी कि L के बाद U भी, यानी कि DT भी, DT भी आपका आंसर होगा, DT भी, DT भी, नो DT भी नहीं होगा, DTN होगा ना, ODU है ना, BRL, तो BRL R के बाद BRL है, ओके यार क्या गलती हो गया, देखो मैं फिर से करता हूं, एक बार समझो बात को। L के बाद MN तो होगा, L में +2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, N होगा, ओके हाँ N होगा, अभी से समझ में आया। तो DTN होगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा DTN, जो कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। और यहीं पर हमारा लेक्चर आज समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग अपना सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी अपनी तैयारी बढ़िया से कर सकें, ठीक है, आसान भाषा में कर सकें। कोई हवा नहीं है कि ये बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा मोड़ा मेहनत करना है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, और मेहनत पूरे बढ़िया से करिए, ठीक है।